Hello student, welcome to Convent English High School. This is your science teacher Monica ma'am. In a previous lecture we discussed about food chain, trophic level and food web, right? In this lecture we will discuss about biological magnification, ozone layer and garbage disposal. So start with biological magnification. The concentration of harmful chemicals increase with every next trophic level in a food chain is called the biological magnification. तो क्या कहना चाह रहे हैं तो कि जो फूड चेन के जो ट्रॉफिक लेवल है, हमने आगे देखे ना अभी फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल, हाँ, तो फूड चेन के जो ट्रॉफिक लेवल है उसके हर एक स्टेप में अगर हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे तो उसी तरह से केमिकल हार्मफुल भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं. हमने आगे देखा था कि जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जाते होते हैं एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है. तो सेम वे फूड चेन के जो ट्रॉफिक लेवल है हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट अगर अप साइड जाएंगे, अपवर्ड्स जाएंगे तो ये जो हार्मफुल केमिकल्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनकी मात्रा बढ़ती है, तो उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन ए ह्यूमन बॉडीज. सबसे ज्यादा जो केमिकल्स है, ये जो हमने ऊपर देखा जो हार्मफुल केमिकल्स है, वो सबसे ज्यादा किसके अंदर देखने को मिलते थे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर. क्यों? तो कि ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन. तो कि हम देखेंगे कि जो भी था हार्बीवर्स से कार्निवर्स और कार्निवर्स के बाद में टॉप कार्निवर्स होते. तो कि टॉप कार्निवर्स के अंदर किसका इंक्लूड होता है, ह्यूमन बींग्स का. तो जो है केमिकल्स है वो पहले प्रोड्यूसर में से हार्बीवर्स में से कार्निवर्स एंड कार्निवर्स में से टॉप कार्निवर्स, यानी कि लास्ट में जो होगा उसके अंदर केमिकल सबसे ज्यादा स्टोर होंगे. तो लास्ट में आता है ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बॉडी है, वो टॉप कार्निवर्स में आते हैं. इसलिए इस वजह से हम कह सकते कि ज्यादा से ज्यादा केमिकल जो हार्मफुल केमिकल्स है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं. तो अब ये जो है वो हमारे लिए अच्छी बात तो है नहीं, तो उसे तो ठीक तो करना पड़ेगा. तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे कम करने के लिए हम क्या कर सकते. तो क्या हमने नोटिस किया हो तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही थी कि प्रोड्यूसर्स से हो रही है. प्रोड्यूसर्स यानी कि ऑटोट्रॉप्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स, क्रॉप्स, ये सब. तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कि जो प्लांट्स है, जो क्रॉप्स है जिनके अंदर हम फर्टिलाइजर डालते हैं, वो फर्टिलाइजर का मिनिमम यूज करना चाहिए. अगर हम उसमें फर्टिलाइजर का मिनिमम यूज करेंगे तो ये जो केमिकल्स है वो अप लेवल में जाएंगे तो उतना ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि अगर प्लांट्स में ही ज्यादा केमिकल्स नहीं होंगे तो आगे कैसे जाएंगे. ठीक है. इज ओजोन लेयर. Ozone layer is a protective blanket around the earth which absorb most of the harmful UV, means ultraviolet radiation of the sunlight, thus protecting living beings from many health hazards such as skin cancer, destruction of plants, etc. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ओजोन लेयर है वो हमारे अर्थ का प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है. कैसे? तो जो ओजोन लेयर है वो क्या कर रहा है, तो कि सनलाइट में से जो भी हार्मफुल यूवी मीन्स की अल्ट्रावायलेट रेज है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है. अब ये जो हार्मफुल यूवी को एब्जॉर्ब करते हैं उससे होता क्या है, तो कि उससे हमारे हेल्थ हैजर्ड्स यानी कि हमारे जो डेंजर होते हैं, हेल्थ डेंजर मतलब डिजीज भी कह सकते हैं, कि स्किन कैंसर है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट्स है, इन सब से ये ओजोन लेयर हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट मीन्स की बचाता है. इससे अगर आप और अच्छे से देखना हो तो हम यहाँ पे फिगर देखो तो कि ये हमारी अर्थ है. ठीक है. अर्थ के यहाँ पे क्या है तो कि ओजोन लेयर है. इसे हम समझेंगे ओजोन लेयर, ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं. ये ओजोन लेयर है और यहाँ पे हमारा सन है. ठीक है. ये सन है तो सन में से रेज तो हमारे अर्थ पे आते ही है, लेकिन क्या सारे के जो यूवी रेज है वो सारे के सारे यूजफुल तो नहीं होते. तो कुछ यूवी रेज क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं. यूवी रेज तो सारे के सारे जो सन रेज है वो अर्थ में आएंगे, लेकिन उसमें से कुछ यूवी रेज हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. तो ये जो यूवी रेज है उसे एब्जॉर्ब कौन करता है, तो कि O3 यानी कि ओजोन. तो ये O3 ओजोन उसे एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से ये जो हार्मफुल यूवी रेज है वो हमारी अर्थ तक आते नहीं. अर्थ तक नहीं आते तो हम स्किन कैंसर और डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट्स ये सब चीजों से बच जाते हैं बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर. अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो ये सब चीजें हमें हो सकती है. Okay. Ozone O3 layer is present at a higher level of the atmosphere, example stratosphere. तो ओजोन है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो कि ओजोन हायर एटमोस्फियर, हायर लेवल ऑफ द एटमोस्फियर मीन्स की स्ट्रेटोस्फियर में देखने को मिलता है. ओजोन इज ए डेडली पॉइजन एट अ ग्राउंड. अगर ग्राउंड पे ओजोन के प्रेजेंट हो तो वो हमारे लिए कैसा होगा, डेडली पॉइजन के समान होगा.
अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूलर, ओजोन कैसे बनता है, उसकी फॉर्मेशन क्या है। तो द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन ब्रेक डाउन द O2 मॉलिक्यूल्स इनटू द फ्री ऑक्सीजन यानी कि O एटम्स। तो ये जो O2 मीन्स की जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर अगर यूवी रेडिएशन को पास किया जाए तो ये O2, देखो ये है O2, उस पर अगर हम यूवी रेज पास करेंगे तो वो दो O के एटम्स में डिवाइड हो जाएगा। O2 में से दो O के एटम बनेंगे O प्लस O, ठीक है। दिस ऑक्सीजन एटम्स हैव कंबाइन विथ ऑक्सीजन यानी कि O2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब देखो O2 को OT के ऊपर यूवी पास किया तो दो अलग अलग O के एटम्स मिले। अब ये जो इंडिविजुअल O के एटम्स है वो बाद में क्या करते हैं, O2 के साथ में जाके मिक्स हो जाते कुछ इस तरह से। ये एक इंडिविजुअल O है, ये एक इंडिविजुअल O है। ये इंडिविजुअल O हमारे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं और फिर क्या बनता है O3, जिसे हम कहेंगे ओजोन। ओके, तो इस तरह से ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। वापिस से देखेंगे, O2 मॉलिक्यूल है, O2 के ऊपर अगर यूवी रेज पास होगा तो वो दो एटम में डिवाइड हो जाएगा O और O। अब ये जो इंडिविजुअल O है यानी कि जो ऑक्सीजन का एटम है O, वो इंडिविजुअल O हमारे एटमॉस्फेयर के O2 के साथ में मिक्स हो जाएगा, देन वो क्या बनेगा O3, जिसे हम कहते हैं ओजोन। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर क्या है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर मीन्स रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन का लेयर अगर कम हो जाए तो क्या होगा, तो डैमेज टू द ओजोन लेयर इज द कॉज फॉर कंसर्न। ठीक है, ये जो ओजोन लेयर है उसके अंदर डैमेज आ रहा है या तो वो रिडक्शन हो रहा है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है, बिकॉज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर अलाउज हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर ओजोन लेयर है उसके अंदर डैमेज होता है या तो अगर वो रिड्यूस होता है तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो कहाँ हो जाएगा, वो कहाँ आएंगे, तो कि हमारी अर्थ की सरफेस पे आएंगे, विच में लीड टू स्किन कैंसर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड अदर डिजीज। टू रिड्यूस द डैमेज टू द ओजोन लेयर द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीन्स के CFC हैज बीन मिनिमाइज्ड। तो ये जो ओजोन लेयर है उसके अंदर डैमेज हो रहा है, अगर उस समय रिड्यूस करना हो, कम करना हो डैमेज को, तो हमें क्या करना चाहिए, तो यूज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, इससे हमें यूज करना कैसा कर देना चाहिए, मिनिमाइज्ड यानी कि बिल्कुल भी कम या तो फिर मिनिमम यूज करना चाहिए। In 1987, the UNEP means United Nations Environment Program has passed an agreement to freeze CFC production at a 1986 level। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसे रोकने के लिए UNEP ने क्या किया, तो UNEP ने एक एग्रीमेंट पास किया जिसमें CFC के प्रोडक्शन के ऊपर क्या लगा दिया, फ्रीज कर दिया गया कि इसे होल्ड पे रख दिया है कि CFC हमें अभी कम प्रोड्यूस करना है। दिस विल प्रोटेक्ट ओजोन लेयर एंड सब्सिक्वेंट इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन, जिससे ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फिर वो हमें भी प्रोटेक्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट इज गार्बेज डिस्पोजल। तो ये क्या है वो हम देखेंगे। Improvements in lifestyle have resulted in accumulation of large amount of waste materials। जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है उसकी तरह ही वेस्टेज मटेरियल का भी जो वेस्टेज मटेरियल का जो अमाउंट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रही है, हमारी इम्प्रूव हो रही है, तो साथ साथ में जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ज़्यादा होता जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स इन अ गार्बेज। मटेरियल्स गार्बेज के भी टाइप्स है, कौन से, तो कि फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी क्या, सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय एक्शन ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कि जो ऐसे सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो जाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, तो कि बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया और फंगी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाते हो तो उन्हें हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, कॉटन, पेपर ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो क्या कह रहे हैं कि फ्रूट है, वेजिटेबल पील्स, कॉटन, पेपर, ये सब कैसे है, तो कि ये सब इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रोबीज से, तो उसे हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। सेकेंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। अब ये उससे कैसा होगा, अपोजिट होगा।
The substance which cannot be decomposed by the action of microorganisms are called the non-biodegradable wastes. माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, जिससे ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज ना होते हो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. एग्जाम्पल है प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियो एक्टिव वेस्टेज, etc. आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. ये सब ऐसे सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं, जिन्हें हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. अब ये जो वेस्टेज है, हम जैसे हमने पहले कहा कि हमारी लाइफस्टाइल जैसे इंप्रूव होती जा रही है, ऐसे ये वेस्टेज का जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जा रहा है. तो वो अमाउंट जो बढ़ रहा है उसे रोकना तो पड़ेगा, प्रिवेंट तो करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. ये जो वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम है उसे आप रिड्यूसिंग यानी कि कम कैसे कर सकते हो. गिव एनी 2 मेथड्स, कोई भी 2 मेथड्स आपको लिखनी है. तो हम देखते हैं. बायोडिग्रेडेबल domestic waste such as food, fruits and vegetable peels, dry leaves and other wastes of a garden, it is can be buried in a pit. तो ये जो भी हमने ऊपर पढ़े ये सब वेस्टेज को हमें क्या करना चाहिए, एक पिट के अंदर बरीड कर देना चाहिए. देन दे आर कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट एंड यूज्ड एज अ मैन्योर. तो आप लोग ऐसे पहले पढ़े हुए कि एक गड्ढा कर देना चाहिए, गड्ढा के अंदर जितने भी फूड, वेजिटेबल वेस्ट, ये कोई भी वेस्टेज हो हमारा, वो सब किस में डाल देना चाहिए, जो पीट यानी कि जो खड्डा खोदा है उसके अंदर डाल देना चाहिए. अब उसके अंदर डालने के बाद में उसे बरीड कर देना चाहिए. फिर हम 3-4 डेज बाद देखते हैं तो ये जो वेस्टेज है वो सब क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. और ये जो डिकम्पोज हुआ वेस्टेज है उससे हम मैन्योर के रूप में यूज कर सकते हैं. सेकेंड, वेस्ट मटेरियल सच एज अ टीन, कैन्स, पेपर, ग्लास, मेटालिक आर्टिकल्स आर रिसाइकल्ड. तो ये जो टीन यानी कि जो डब्बे होते, कैन होते, पेपर, ग्लास, मेटालिक आर्टिकल्स, उससे हम रिसाइकल कर सकते हैं. थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग सच मटेरियल्स आर रीयूज्ड टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट्स. जैसे हमने अभी आगे कहा कि ये सब चीज़ों को हम क्या कर सकते, रिसाइकल कर सकते. रिसाइकल करने से क्या होगा, तो ये जो खराब चीज़ है, वेस्टेज है, उसमें से हमें न्यू प्रोडक्ट मिल सकते, जिससे हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट बना सकते और उसे हम वापस से रीयूज कर सकते हैं. तो इस तरह से जो वेस्टेज है उसे रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन लाना ही पड़ेगा. ओके, थैंक यू.